है, हो सकता है पब्लिक सर्वेंट नहीं है। कहाँ पढ़ा था? जज की डेफिनेशन में पढ़ा था 19 के 4 में या फिर 19 के डी में कि साहब जब वो कमिट कर रहा होता है उस वक्त वो जज नहीं होता, बाकी के सब मामले में जज होता है। अच्छा, नगमा कमिट करने का मतलब क्या होता है? सुपुर्द करने का क्या मतलब होता है? कल की परसों की क्लास के बाद में उससे पहले आप लगातार 6 दिन एब्सेंट हाँ गए, गलत बात। हाँ क्या कहता है, क्या पढ़ रहा था मैंने से? क्या सुपुर्द करना लेना, व्हाट डू यू मीन बाय कमिटल द मैटर? jurisdiction में नहीं। If the matter is not under the jurisdiction of judicial magistrate, then judicial magistrate will commit it to और jurisdiction का तो मैटर ही नहीं है। दीपक इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। Either the cognizance is being taken before the committal of the proceedings or not. The cognizance is being taken by the judicial magistrate before the committal of the matter or not. क्या सवाल किया मैंने कहा कि कमिटल किए जाने के पहले, खुद किए जाने के पहले क्या है यथा स्थिति? नॉर्मली नहीं लेता पर है ना, वो 323 की कंडीशन वो लेके फिर ही भेज रहा है, मतलब अगर पर 323 में मामला कमिट थोड़ी कर रहा है, तो फिर नहीं लेता। तो क्या हो गया? नहीं लेता। जवाब ये आएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर because the matter is absolutely triable by court of session, so that the judicial magistrate will apply his mind on the matter, then the matter will be committed to the court of session under section 193 with the reference of 209. और 209 में क्या हो रहा है? All the information is being given to the accused person. The information, what kind of information? The police report produced by the police investigation officer under section 173(2). तो जो सारे डॉक्यूमेंट है उसको देगा, फिर बाद में उसको कमिटल करेगा सेक्शन नंबर 193। और सेक्शन नंबर 228 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 228 ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन की, जिसमें हमने कहा था द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। 228 आपने पता क्या हुआ? आपने पूछा क्या? 228 में क्या कर रहे हैं? मामला उसके आने के बाद में कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल चल रही है, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसमें क्या दिया था? और या फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहा है? जीतू क्या कर रहा है? मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा जीतू क्या कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ 228 से कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहा है? आरोप निश्चित करके आप सीएम को दे रहा है, आप देखिए क्यों? जब उसको लग रहा है कि ये सीएम ट्रायल कर सकते हैं। क्या है स्थिति? क्या है? एक तो उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, अगर विचारणीय है तो शैल है, और अगर विचारणीय नहीं है अगर तो फिर में है। If the matter is absolutely triable by court of session, then court of session shall frame the charge. And the matter if not is not absolutely triable by court of session, then court of session may frame the charge and send the matter to the chief judicial magistrate and first class judicial magistrate, and the matter will be tried by the first class judicial magistrate and CJM is warrant trial instituted on police report। समझ रहे? चलो सेक्शन नंबर 399 समझो, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने कई बार पढ़े। प्रमिला एक क्वेश्चन और बता दो, सेक्शन नंबर 210 में जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि एक ही मैटर पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट पर है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है?
what the proceeding is being taken at the time when magistrate found the matter is same instituted on the police report and complaint. He will stop his proceeding instituted on complaint and ask the police officer to produce the occurrence report. If the occurrence report and complaint is same, then पुलिस रिपोर्ट नहीं परिवार पर जो मैटर किया गया उसे तो रोका ही जाएगा, पुलिस रिपोर्ट को शुरू किया जाएगा. अब वो मैटर कौन सा चलेगा? पुलिस रिपोर्ट से संबंधित कार्रवाई. सेक्शन 389 जनरल क्वेश्चन है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल. नाम से पता चल रहा है सेंटेंस को क्या किया जा रहा है? सस्पेंड किया जा रहा है. इस सस्पेंड का क्या मतलब है? लोअर कोर्ट ने किसी आदमी को, किसी एक्यूज्ड को फाइनली कन्विक्शन दे दिया, चाहे जुर्माना इम्पोज किया है, चाहे सजा दी है, चाहे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट किया है या डेथ सेंटेंस दिया है, उसके पास एक अधिकार है, अपील कर सकता है. जब अपीलेंट कोर्ट में जाएगा तो वो अपीलेंट कोर्ट से क्या आदेश लाएगा? सबसे पहले टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ लोअर कोर्ट्स ऑर्डर. सेम इसी तरह की बात हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? सीपीसी में. लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिया, अपील करने के लिए गया, अपील का प्रोविजन अलग है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अलग है, तो नीचे वाली कोर्ट तो एग्जीक्यूट करती रहेगी. फरियादी जब अपीलेंट कोर्ट में गया है तो अपीलेंट कोर्ट से क्या मांग करेगा कि साहब आप लोअर कोर्ट को ये आदेश दो कि वो क्या करे? एग्जीक्यूशन की कार्रवाई को रोके. सीपीसी में हम ये वाली बात कहाँ पढ़ते हैं? टू स्टे द एग्जीक्यूशन. सबसे पहले बताओ एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है? 21. और अपील का ऑर्डर क्या है? इसको पता ही नहीं होगा. अपील, द फर्स्ट अपील 41. वेरी गुड, ये ठीक रहा. तुमने हाथ नहीं जोड़े, कुछ कोशिश की. तुम कोशिश करती ना तो वो टेम्पररी इंजेक्शन भी बता देती, क्योंकि 39 में टेम्पररी इंजेक्शन. हाँ, सेक्शन ऑर्डर नंबर 21 में एक हमने 2 ऑर्डर पढ़े थे कि साहब टू स्टे द एग्जीक्यूशन. कौन कौन से ऑर्डर थे कुछ में? ऑर्डर नंबर 21 में रूल 36 या 37 दोनों आते हैं. ऑर्डर के साथ ऑर्डर पढ़े थे ऐसे? नहीं, ऑर्डर 21 रूल 36 और ऑर्डर नंबर 41 में 26 है सर. 36 नहीं है. 36 में तो सर पति पत्नी वाला ऐसा कुछ है. 36 36 10 26 और ये आपने इम्पोर्टेंट बताया था सर. हाँ, तो मैंने देखा था कि पति पत्नी में यदि कॉन्जुगल राइट्स को वो करवाने, रीइंस्टीट्यूशन करवाने, तो उसमें हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, इंजेक्शन दे सकते हैं. ये शायद 26 में है या 36 में? तब फिर ये रूल नंबर 36 है शायद. चलो अब हो सकता एक बार छोड़ना है. और एक है ऑर्डर नंबर 41 का रूल नंबर 5 और 6, जिसमें हम स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन लगा रहे हैं अपीलेंट कोर्ट से. सेम इस तरह की बात, नीचे वाले कोर्ट ने आदेश दे दिया एक्यूज पर्सन को कि नहीं, इस आदमी को हमने दोष सिद्ध किया है. क्या बात चली थी कि साहब कन्विक्शन किए जाने के बाद में सेंटेंस दिया जाएगा. ये सेम वही बात है जैसे कि हम किसी भी सिविल कोर्ट में निर्णय दिए जाने के बाद में डिक्री पास कर रहे हैं, उसी तरह से क्रिमिनल कोर्ट में किसी भी आदमी को हम जजमेंट दिए जाने के बाद सेंटेंस पारित कर रहे हैं. हालांकि ये होता नहीं है कि हम हर किसी आदमी को सेंटेंस ही दें. जजमेंट दिए जाने के बाद में सेक्शन नंबर 360 की कार्रवाई भी कर सकते हैं. पर याद रखना, जब भी हम किसी आदमी को सेंटेंस दे रहे हैं तो सेंटेंस दिए जाने के पहले यदि प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन का या वारंट ट्रायल है तो निर्णय सुनाए जाने से पहले सेंटेंस सुनाए जाने से पहले सजा के बिंदु पर सुना जाएगा, जबकि समन मैटर में सजा के बिंदु पर सुना नहीं जाएगा. अच्छा, इसमें एक कहानी हमें और लगी थी, कल मैं और के भी सर बात कर रहे थे कि सेक्शन नंबर 251 से 259 में जो है समन ट्रायल, जिसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हो रही. जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही नहीं हो रहा है तब फिर डिस्चार्ज का कोई मामला भी नहीं बनेगा. भाई फ्रेमिंग ऑफ चार्ज डिस्चार्ज कहाँ करते हैं? जहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो. तो जब समन मैटर में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो ही नहीं रहा है तो फिर डिस्चार्ज की क्या बात है? इसी तरह की कहानी क्या वापस बताओ. जब हाँ, तो फिर वो तो वारंट मामले में हो रही, आगे चलना है. पर अच्छा, ये कहानी ठीक करें कि सब यदि 2-4 से ज़्यादा मामला है, एक समान मामला है,
तब तो फिर वो वारंट मांगने वाली ट्रायल करेंगे, उस एक मैटर के नहीं करेंगे, पर ट्रायल साथ हो सकता है। सवाल ठीक है। सवाल में क्या करा था, फिर मेरा सवाल ये आया कि मैंने कहा सर जब अपन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अपन डिस्चार्ज कर ही नहीं रहे तो सेक्शन 258 पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 258 में क्या कह रहा है कि अपनी कार्रवाई को रोकता जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उसमें लिख रखा है कि दी मेन साक्ष्य लिए जाने के पहले रोकता है तो डिस्चार्ज, और मेन साक्ष्य लिए जाने के बाद रोकता है तो एक्विटल। फिर उसकी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी, उसमें डिस्चार्ज नहीं है। एक बार निकालो, देखो क्या लिख रखा है। सेक्शन नंबर 258 में उन्मोचन शब्द नहीं लिख रखा है, लिखा हुआ है उन्मोचन की भांति माना जाएगा। shall have effect of discharge. shall have effect of discharge, देखो क्या गजब का शब्द डाला है। डिस्चार्ज नहीं है, इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। मतलब आप ऐसा समझो बेटा कि जिस किसी आदमी ने सीआरपीसी ड्राफ्ट की होगी उसने कितनी मजबूती से सीआरपीसी को ड्राफ्ट किया। इवन हम लोगों को ही शर्म आती है, इतने साल हो गए हम लोगों को पढ़ते हुए, जब हमने ये शेल इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज देखा कोई और ये शब्द हम लोग कैसे चुप गए। शेल इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज की तरह का प्रभाव रखेगा। तो सर हिंदी में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। हाँ, तो वैसे उन्मोचन शब्द को हम कवर कर रहे थे। हाँ, हिंदी में यही लिखा हुआ है, पर इस तरह से नहीं पढ़ा हम लोगों ने जिस तरह से आज पढ़ा है। अभी तक तो क्या थे, डिस्चार्ज, उन्मोचन था, है ना। वापस आओ, सेक्शन नंबर 389 की बात चल रही है। 389 हमें ये कह रहा है कि जब लोअर कोर्ट ने किसी आदमी को कन्विक्ट कर दिया और कन्विक्ट करने के बाद सजा के आदेश, भाई एग्जीक्यूट भी तो करवाएगा। एग्जीक्यूट करवाने का मतलब कि साहब आपको 3 साल की सजा दी गई है, चलो सीधा जेल। तो क्या इस तरह का एग्जीक्यूशन क्या कोर्ट हाथों से करेगा? बिल्कुल बात है, कोर्ट हाथों से तो करेगी, पर क्या होगा कि यदि मैटर अपीलेट है, मतलब यदि मैटर में अपील की जा सकती है, तब तो फिर लोअर कोर्ट खुद ही क्या कर देगा, उसको बॉन्ड पर भी रिलीज कर सकता है, बेल पर भी रिलीज कर सकता है। यदि वो लोअर कोर्ट में ये एप्लीकेशन मूव कर रहा है कि सर हमें अपील के लिए दिए जाने की आप इजाजत दीजिए। यदि अपीलेंट कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली और अपीलेंट कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट करके लोअर कोर्ट को सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाए जाने का मना कर दिया, तब तो फिर वो बेल पर एज इट इज रिमेंड रह जाएगा, या फिर जेल में डाल दिया। वकील साहब ने ऊपरी कोर्ट में अपील की, अपीलेंट कोर्ट ने हाथों हाथ क्या किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने का मौका दिया, क्योंकि किसी भी आदमी ने उसको सजा दिलवाई है और सजा दिलवाने वाला आदमी कौन था? पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही तो था। वही तो चाह रहा था कि एक्यूज आदमी को सजा दी जाए। तो जब अपीलेंट कोर्ट में अपील की गई है तो पीपी को सुना जाएगा कि आप बताइए कि इस आदमी को हम क्यों नहीं अपील देते, क्यों नहीं हम लोग जमानत पर छोड़ दें जब तक ये अपील पेंडिंग चल रही है। तो फिर वो किसी तरह के कारण देता है कि सर इस तरह की बात है, आपको इसको जमानत पर नहीं छोड़ना चाहिए। पर जब भी अपन अपील रखती तो सामने वाले पक्षकार को भी सुनना पड़ेगा, उनकी दोनों की बात पर सेट होकर मजिस्ट्रेट की माइंड करता है अपीलेंट कोर्ट, तब तक फिर उसको बेल पर छोड़ा जाएगा, या फिर जब तक की अपील चलती है तब तक सेंटेंस को पेंडिंग किया जाएगा। तो सेंटेंस को पेंडिंग किया मतलब सस्पेंड किया जा रहा है, तब तक के लिए उस आदमी का क्या घर छोड़ेंगे, उपस्थिति जब भी होगी। अब अपीलेंट पावर अपील कोर्ट को इस्तेमाल करते हुए सेक्शन नंबर 386 में चाहे तो क्या कर सकती है, कन्विक्ट कर सकती है, नहीं सॉरी एक्विटल कर सकती है, दूसरा चार्ज कर सकती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नया कर सकती है, नया फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करके ट्रायल करने का आदेश दे सकती है, जो कुछ। पर अपीलेंट कोर्ट ने अंतिम रूप से मान लिया कि नहीं साहब ये तो कन्विक्शन है, ठीक है, तो फिर जिस दिन कन्विक्शन मान लिया गया उस दिन से फिर वापस वो अपनी सजा काटने के लिए तैयार रहेगा। पर जो सजा काटेगा वो कितनी काटेगा, मान लो 2 महीने की सजा थी जिसमें से 5 दिन वो ऑलरेडी काट चुका है और फिर बाद में उसे जमानत मिल गई, और आज अपीलेंट कोर्ट ने यह फाइनल कर दिया कि साहब इसकी सजा मुकर्रर रखनी चाहिए और नीचे वाले कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला ठीक था। अब वो यदि जेल में जाएगा तो कितने दिन की सजा काटेगा? 2 महीने में से 25 दिन। इन 5 दिन को हटा के 55 दिन, 2 महीने ठीक है। इन 5 दिनों को जो हटाया जा रहा है, ऐसी स्थिति को हम करें सेट ऑफ। सेक्शन नंबर 428 जब हम जमानत के प्रोविजन देखेंगे, ठीक है। वापस आ जाओ फिर सेक्शन नंबर 399 पढ़ो दीपक क्या कह रहा है। अपील लंबित रहने तक दंडादेश का लिमिट रहने तक है ना, जब तक की अपील पेंडिंग है तब तक अभिलाषी का जमानत को छोड़ा जाना। अपील न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलेखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है कि दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए। और क्या निलंबित किया जा रहा है? दंडादेश या फिर किसी भी आदेश का निष्पादन, द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड सेंटेंस।
और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो ये भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र को छोड़ दिया जाए। दोनों बातें हो गई। यदि उसको हमने ऑलरेडी कन्विक्शन में उसमें डिटेन कर रखा है तब भी छोड़ने का आदेश दे सकता है, और डिटेन नहीं कर रखा उसने एप्लीकेशन मूव की तब तो फिर हो ही गया। नेक्स्ट, परंतु अपीलीय न्यायालय ऐसे दोषित व्यक्ति को जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है, जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ने से पूर्व लोक अभियोजक को ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर दिया देगा। क्यों दिया जा रहा है लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या आकर दलील करेगा? नहीं सर, इस आदमी को मत छोड़ोगे, आदमी खतरनाक है, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। परंतु ये और कि ऐसे मामलों में दोषित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है, वह लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। याद रखना, जब भी कभी कोई आदमी जमानत पर छोड़ा जाता है तो जमानत पर शर्तें दी जाती है ना, कंडीशन पर छोड़ा जाना है, एब्सोल्यूट कंडीशन पर नहीं छोड़ते उसको। और यदि वो ऐसी कंडीशंस को इन्फ्रिंज कर देता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर डिफेंस के कोई भी आदमी, मतलब जो विक्टिम के वकील साहब हैं, विक्टिम के वकील साहब एक्चुअली ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होगा, और उन्होंने आगे ऐसी कंडीशन पर जो छोड़ा गया था उसका इन्फ्रिंजमेंट हो गया, तो फिर ऐसी बेल रद्द की जा सकती है और इमीडिएट उसको वापस जेल में डाला जा सकता है। अपीलीय न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसे अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोषित व्यक्ति द्वारा उसके अधीन इस न्यायालय में की गई। ठीक है, ये हाईकोर्ट की पावर बता दी। नीचे वाले जो पावर थी वो अपीलेंट कोर्ट की थी। नेक्स्ट, जहाँ दोषित व्यक्ति ऐसे न्यायालय का है जिसके द्वारा दोषित किया गया है, ये समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, वह न्यायालय कहाँ की बात है ये? जहाँ पर हम सेम कोर्ट में ये उस बात को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हाँ, उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडाधीश किया गया है, या उस दशा में जब अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषित किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है। ठीक है, ये आदेश देगा कि दोषित व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और उपधारा 1 के अधीन अपीलीय न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाए। क्या कहा? नीचे वाली कोर्ट में अपील पेश की है, नहीं सॉरी एप्लीकेशन मूव किया है कि सर हमें इजाज़त दो जब तक कि हम अपील करें। एक्चुअली हर मामले में अपील करने का समय भी निर्धारित है, जितना समय अवधि अपील करने के लिए दी गई उसके लिए उसको जमानत पर छोड़ देंगे, और मान लो उस समय के लिए वो अपील नहीं करता है तो अपील करने का राइट अब खत्म हो गया। ध्यान रखना, जैसे ही वो समय खत्म हुआ अपील का अधिकार खत्म हो गया। अब अपील का अधिकार खत्म हो गया इसका मतलब अब अपीलेंट कोर्ट उसको कभी एंटरटेन नहीं करे तो फिर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि जमानत से इनकार करने के विशेष कारण न हो और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है, जब तक कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब अभिलाषी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब वह समय जिसके दौरान वह छूटा रहता है वह उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए ऐसा दंडादेश दिया गया है हिसाब में नहीं लिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? क्या कहा प्रमिला इस बात पे सबसेक्शन नंबर 4 ने? भाई 2 महीने के लिए जमानत पर दिया उसको, अब उसको छोड़ा गया है, तो ये क्या 2 महीने भी सजा में काउंट किए जाएंगे? क्या सजा में क्या काउंट किए जाएंगे? वो 2-3 दिन जिसमें उसको किया गया था। ठीक है, अब मुझे सवाल ये बताओ, एक तो यही वाली भाषा, मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, उस व्यक्ति के सिवाय किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जाएगी यदि वो अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाए। 46 क्या सेक्शन नंबर 46 में 10 साल का नहीं सर, केवल डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट है। अब ये बात, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मोर देन 10 ईयर है, तो उसको इतने दिन के लिए ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। कौन से सेक्शन का सवाल है? मैं हाँ बताओ, 90 और 60 दिन की बात है। जो 90 दिन की बात है उसमें 10 साल का भी हवाला दे रखा है, उसमें 3 कंटेंट है। हाँ, 167, 167 और क्या 167 में पुलिस कस्टडी देने के लिए सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सक्षम है? पुलिस कस्टडी हाँ, हाईकोर्ट हाईकोर्ट यदि उसे हाईकोर्ट एम्पावर कर देता है।
प्रमिला सेक्शन नंबर 167 में, सेक्शन नंबर 167 था। हाँ, यदि एक मामले की ट्रायल नहीं उसकी चल रही है, कस्टडी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है और मामला समन मामला था, क्या ऐसे खुशवीर क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं इससे प्रमिला से? आप बोल रहे हो कि समन केस में 6 महीनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन को बंद करने का आदेश दे दिया। तो मैं सवाल ये था कि यदि इन्वेस्टिगेशन कितने समय में पूरी नहीं होती तो मैजिस्ट्रेट उसको आदेश दे सकता है बंद करने के लिए, तो इसका जवाब है 6 महीने। अब सवाल ये, आदेश किसको दिया? पुलिस को। पुलिस एग्रीड पर्सन है। अब पुलिस मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे आदेश को कहाँ चैलेंज करेगी? निकालो सेक्शन 167 कहाँ करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। 167 का 6 5 6 और 7, एक तो 6 महीने और एक कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, हो गया सेक्शन नंबर 389। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा यदि मैटर 10 साल तक की सजा के उसका है तो। सेक्शन 387 नहीं करेंगे, सॉरी 389 387 में था। एक बार सेक्शन 390 पढ़ो, तब तक क्या कह रहा है? कन्विक्ट नहीं किया अब आप मुझे ये बताओ, एक्विटल किए गए व्यक्ति को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसे कन्विक्ट नहीं किया और अपील में जाकर एग्रीड पर्सन ने कहा कि सर उसको बेमतलब से बेबुनियाद क्या कर दिया गया है, एक्विटल। पढ़ो। When an appeal is presented under Section 378, the High Court may issue a warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he brought may commit him to prison pending the disposal of the appeal or admit him to bail. 378 क्या कह रहा है? दोष मुक्ति से अपील। दोष मुक्ति से अपील कौन कर रहा है? नीचे वाले कोर्ट के सामने पेश करें, तो या तो जमानत दे या फिर जो कुछ भी। सेक्शन 391 फर्दर एविडेंस। फर्दर एविडेंस इसको पिला दो, मैं बोलता हूँ। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, नॉर्मल सी बात है कि सर जब अपन अपीलेट कोर्ट में गए और अपीलेट कोर्ट में इस बात को प्रूव कर दिया गया है कि वास्तव में जो था अपील नहीं, जो प्रोसीडिंग थी नीचे वाली कोर्ट ने ठीक नहीं था, और यदि ये एविडेंस ले लेते तो हमारे पक्ष में फैसला हो जाता, तो क्या वो नया एविडेंस लिया जा सकता है? हाँ, एडिशनल एविडेंस लिए जा सकते हैं। या तो स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए जाने के निर्देश दे सकता है। जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा ले लिया जाता है तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा, तब ऐसे न्यायालय नीचे वाली कोर्ट है तो स्वयं ले लेगा, हाई कोर्ट है तो फिर ऐसा एडिशनल एविडेंस लिए जाने के लिए आदेश दे देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन को प्रमाणित करके भेज देगा। सेक्शन 392 ठीक है, इसमें कोई खास पढ़ने की बात नहीं है। जब मामला दो जज साहब की अपील के द्वारा सुना जा रहा है और वो दोनों मतभेद में है तो फिर कैसे करेंगे फैसला? तीसरे जज साहब को भेज देंगे, उसका जो फैसला होगा दोनों में से जो कुछ हो जाएगा। 393 अपील पर आदेश और निर्णयों का अंतिम होना, जो कोई अपील की गई है वो वाली चीज फाइनल हो जाएगी। सेक्शन 394 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपीलों का उपशमन। उपशमन का मतलब क्या हुआ है? खत्म हो जाना। भाई क्रिमिनल कोर्ट हमें ये कहती है कि जैसे ही एक्यूज पर्सन खत्म हुआ उस वक्त कार्यवाही उसी वक्त ड्रॉप, क्योंकि एक्यूज को ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि साहब कोई आदमी मर्डर करता है तो फिर मर्डर में उसकी
बीवी बच्चों को लेकर आके सर तुम्हारे पापा ने या तुम्हारे हस्बैंड ने मर्डर किया तो सजा तुम भुगतो, ऐसा नहीं है। आदमी जैसे ही खत्म हुआ लाइबिलिटी खत्म, जबकि सिविल में लाइबिलिटी हमेशा प्रॉपर्टी पर बनी हुई रहती है। आदमी खत्म हो गया तो लाइबिलिटी किसके ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि अपील के दौरान यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर वो उस व्यक्ति वो अपील भी क्या हो जाएगी, उसी टाइम अबेट हो जाएगी। पर अब सवाल क्या लिखा, यदि उसके घर परिवार वाले चाहते हैं कि सर नहीं, अपील हमारी सुनी जानी चाहिए और उस व्यक्ति के मरने के बाद में भी हम अपील कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब इस तरह का फैसला दें कि वास्तव में हमारे जो परिवार वाले थे वो कन्विक्ट कभी या फिर कोई भी अपराधी हो नहीं सकता है, तो फिर ऐसे आदमी के मरने के बाद कितने दिन के अंदर अंदर ऐसे एप्लीकेशन पेश करनी पड़ेगी? 30 दिन के अंदर। अच्छा, कौन कौन आदमी है वो जो ऐसा एप्लीकेशन पेश करेगा? निकट नातेदार में कौन कौन है? माता पिता, पति पत्नी, पारंपरिक वंशज, भाई या बहन। तो क्या लिखा, 377 और 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। ये तो हो गया मैंडेटरी बात, उपशमन हो गया। इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा, या सेक्शन 377, 378 हो या फिर कोई दूसरी सेक्शन में अपील हो। परंतु जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के कारावास से दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान, जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के कारावास के विरुद्ध है तो दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील जारी रखने की इजाजत के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और यदि इजाजत दे दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। तो अपील का उपशमन नहीं होना इस बात पर निर्भर करता है कि कोर्ट ने इजाजत दी है या नहीं दी है। एक बात तो ये। दूसरा, इस तरह की व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर केवल और केवल कन्विक्शन की स्थिति में ही अपील को अपन आगे चालू रखेंगे, एक्विटल की स्थिति में अपील को चालू नहीं रखा जाएगा, उपशमन हो जाएगा। खत्म। सेक्शन नंबर 395 और 396 जो बताते हैं हमें, सॉरी ये एक ही चैप्टर है, रेफरेंस और रिवीजन। चैप्टर नंबर 30 395 से लेकर 405 नाम से पता चल रहा है, मतलब छोटे छोटे सेक्शन ही है, 10 सेक्शन। 395 से 405 क्या कहता है? निर्देश और पुनरीक्षण। निर्देश किसे कह रहे हैं भाई? छोटी सी बात आपके दिमाग में सेट कर ले, जब कभी किसी भी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट या कोई भी न्यायालय किसी कार्यवाही में अटक जाता है, अब कार्यवाही में किस में अटकेगा? सिनेमा हॉल में मूवी लगी, उस पर टिकट की लाइन में वो अटक गया तब तो नहीं अटकेगा। या फिर किसी बस में वो सफर कर रहा है और उसे सीट नहीं मिल रही, उसको भी नहीं कहेंगे कि सर सीट नहीं मिली, आप डायरेक्शन बताओ क्या करो, ऐसा भी नहीं करेंगे। कैसी स्थिति में? जब वो न्यायिक कार्यवाही कर रहा है और उसके सामने क्या मामला आया है, ऐसा मामला आया है कि सब ये जो लॉ है उसको ना तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अच्छे से इंटरप्रेट किया है, और ना किसी भी केस लॉ में इसको इस्तेमाल किया जाना बताया है। और ये जो लॉ है वो उस केस में काम आ रहा है जो मेरे सामने अभी पेंडिंग है। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त करेगा कि सर आप हमें बताइए कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, आगे सेक्शन नंबर 395 पढ़ो जरा नगमा 395। उच्च न्यायालय को निर्देश है, ठीक है। जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है उसके समक्ष विद्युत इस मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम नेना अध्यादेश किसे कहते हैं बेटा? ऑर्डिनेंस। वापस थोड़ा जोर से बोलो। 213 और 123 ऑर्डिनेंस। 213 और 123 आर्टिकल ऑर्डिनेंस, ठीक है। 123 और 213 याद रखना। 123 213। हाँ बताओ क्या है? जब सेशन में नहीं होता, क्या सेशन में नहीं होता, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करके कुछ भी अगर एनफोर्समेंट में लेके आना चाहता है कोई लॉ को, तो वो ऑर्डिनेंस पास करके। When the ordinance is being passed by the president and governor, then the power is being used by the president and governor, that is executive power, legislative power or judiciary powers. लेजिस्लेटिव पावर वो उसकी विधायी शक्तियां हैं। जब राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा रहा है, चलो तो क्या कहा है? अधिनियम। अच्छा, अधिनियम किसे कहेंगे प्रमिला? एक्ट क्या है?
परिभाषित करो एक्ट क्या है? बिल तो अधिनियम है ही नहीं, बिल तो बिल है। हाँ, नवीन कैसे डिफाइन करोगे अधिनियम को? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद में तो ऐसा कह सकते हैं एप्रोप्रिएट विधान पालिका के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट ने अगर उसको अपनी असेंट दी, एप्रोप्रिएट विधान पालिका के द्वारा जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत, या फिर अपन कहते हैं समुचित बहुमत के द्वारा, क्योंकि यदि मैं संविधान संशोधन एक्ट पारित करूंगा तो उसके लिए मुझे कितने वो चाहिए, टोटल पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी। यदि मुझे जनरल, यदि किसी भी स्टेट की परिसीमा या फिर उसको लिमिट को चेंज करना है तो साधारण आधे से हो सकता है, सदन में उपस्थित तो मतदान देने वालों का आधे का हो जाएगा, तो उसको हमने कह दिया समुचित बहुमत से पारित किए गए बिल जिस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के सिग्नेचर हो गए उसी को हम क्या कहते हैं, अधिनियम। और अध्यादेश क्या है? जब संसद सत्र में नहीं है या विधानसभा सत्र में नहीं है, ऐसी स्थिति में किसकी परामर्श से या राज्यपाल अपनी स्थिति से कर देगा? लिखा मंत्री परिषद की सलाह से, मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल के द्वारा पारित किया गया आदेश जो कि विधि का प्रभाव रखते हैं। और ऐसे अध्यादेश जो कि राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, पारित होने में के बाद कितने समय के अंदर, क्या 6 महीने, 6 सप्ताह है, 6 महीने, विद इन द 6 वीक्स, वहां पर 6 महीने भी आएगा। समझ लो क्या है? सदन सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। हाँ, विनियम में अंतर्राष्ट्रीय के ऊपर की विधि मान्यता के बारे में 1 मिनट। न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी आदेश अधिनियम के उपबंध की विधि मान्यता के बारे में प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि साहब ये जो अधिनियम, अध्यादेश और विनियम में अंतर्विष्ट कोई भी उपबंध, उसकी लीगलिटी के बारे में क्वेश्चन है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। हाँ, जिसका अवधारण इस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी ये राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अनिर्दिष्ट है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा इसके न्यायालय के अधीनस्थ है या उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कार्यों को उल्लेखित करते हुए मामले का तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के निश्चय के लिए निर्देशित। क्या बात हो गई भाई? 3 बातें, अधिनियम, अध्यादेश और विनियम के बारे में कहाँ परेशानी आ रही है? उसके किसी भी उपबंध या उसके किसी भी प्रावधान की विधि मान्यता के बारे में प्रश्न उठ रहा है। तो फिर अब ऐसा कोर्ट क्या करेगा? ऐसे अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के विधि मान्यता या उसमें अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता, या तो वो पूरा कंप्लीट या उसकी किसी प्रोविजन की विधि मान्यता को बारे में ऐसे मैटर का इंटरप्रेट, ऐसे लॉ को यूज किया जाना एक ऐसे मैटर में जरूरी जो उसके सामने पेंडिंग है भेज देगा। नेक्स्ट, नहीं हटाओ, सेक्शन नंबर 2। यदि सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में उसे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते कि समानतापूर्वक ऐसे मामले की सुनवाई या उठने वाले किसी विधि प्रश्न को उच्च न्यायालय के निश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है। क्या कहानी होगी? सब सेक्शन नंबर 2 में के साथ केवल यही नहीं कि साहब किसी लॉ या फिर किसी अधिनियम, अध्यादेश के बारे में भी, उसके अलावा भी हम किसी दूसरी चीज के बारे में तब तक ऐसे आदमी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? या तो कस्टडी में या फिर जमानत पर छोड़ा जा सकता है। सेक्शन नंबर 396 किस तरह का निर्देश प्राप्त होगा तो फिर उस तरह से काम करेगी नीचे वाली कानून। सेक्शन 397 प्रमिला पढ़ो, पुनरीक्षण। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगवाना है। देखो कौन मंगवाता है अभिलेख? रिवीजन हम सीआरपीसी में 2 अलग अलग कोर्ट में लगा है। एक तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश का रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन में, और फिर कोर्ट ऑफ सेशन के आदेश का रिवीजन हाईकोर्ट। अच्छा, क्या कोई आदमी सीधा हाईकोर्ट में जाकर रिवीजन फाइल कर सकता है? या तो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट, दोनों जगह कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा
सेशन कोर्ट इस बात को विनिश्चित कर दे कि साहब हमारे लिए नहीं है, तब तो फिर वो हाईकोर्ट करेगा। अदरवाइज सीधे हाईकोर्ट डिवीजन नहीं करता है। डिवीजन करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन के माध्यम से जाना पड़ेगा। अच्छा, अब डिवीजन किसका किया जा रहा है? जिसकी अपील नहीं होती। अच्छा, अपील किसकी नहीं होगी? ये तो वारंट और समन मैटर हो गए। देखो, हमने सेक्शन 372 में जब पढ़ा था, उसमें लिख रखा था कि जहां तक ये अपील होती है उस मामले में सब में अपील हो जाएगी। मतलब कई सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें अपील नहीं होती, और इस तरह का स्पष्ट कहीं दिखाया नहीं है। जैसे कि अपन देखें कि सीपीसी की रिवीजन की बात करें, साफ लिखा हुआ है कि जिन मामलों की अपील नहीं होती उनकी रिवीजन होती है, और किन मामलों की अपील नहीं होती है। सीपीसी में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर नंबर 104 और ऑर्डर नंबर 43 में दिए गए आदेशों के अलावा किसी भी आदेश की अपील, तो फिर उसमें तो रिवीजन के रास्ते खुल गए। यहाँ क्या खुले, उसी को भी अपन को निकालना है। निकालो प्रमिला, पढ़ो। उच्च न्यायालय कोई सेशन न्यायाधीश अपनी देखो लिखा है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश। हाँ, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में, और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाई की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है। देखो क्या क्या बातें लिखी है। कोर्ट ऑफ सेशन या हाईकोर्ट। अनीता, आप कहीं बिजी चल रही हो, मेंटली कहीं दूसरी जगह प्रेजेंट हो? नहीं, यही हो ना? ठीक। नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम्हारे हाव भाव से कि या तो सर दर्द कर रहे हैं या फिर कोई जीतू जी को ऑफिस तो नहीं भेजना है, लेट तो नहीं हो रहे? ठीक है। अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है? काफी आराम है। क्या किया जा रहा है साहब? कोर्ट के किसी अभिलेख को अभिलिखित या पारित किए गए किसी भी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में अवर न्यायालय की किन्हीं नियमितताओं की अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगवा सकता है। इसका मतलब यह है कि रिवीजन ऊपरली कोर्ट में, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन और हाईकोर्ट में एप्लीकेशन पर सुनवाई करना कोर्ट के सब आपके रिवीजन को क्यों एक्सेप्ट करें। रिवीजन को एक्सेप्ट करने के बाद यदि उसने स्वीकार कर ली तो फिर अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट को ये आदेश दे रहा है कि आप उस कार्रवाई को अपने पास में ड्रॉप करो और उन कार्रवाई को आप हमें भेजो, हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, या फिर आपके द्वारा ये दिया गया फैसला ठीक है या नहीं ठीक है। या फिर क्या कहा कि किसी भी कार्रवाई की नियमितताओं के बारे में, मतलब कहीं उन्होंने इरेगुलरिटी को यूज नहीं की, तो ये शब्द अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है कि डिवीजन हम उस समय लगा रहे हैं जब कोर्ट इरेगुलरिटी अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर रहा है। अब वो इरेगुलरिटी क्या हो सकती है? कोई एविडेंस लेना था, नहीं लिया, जानबूझकर से नहीं लिया। अमूमन कई बार क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और वकील साहब की कोर्ट में तनातनी हो जाती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब आदेश दे देते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल किताबों में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, आदेश दे दिया। अब वकील साहब के पास में क्या पाओ भाई, अभी तक आदेश दिया है, इस आदेश को हम अपील नहीं कर पा रहे। अच्छा, अपील क्यों नहीं कर पा रहे? अपील भी तो कर सकते हैं। इरेगुलरिटी की स्थिति में अपील, सेक्शन 372 निकालो, अपील हम किस में करें? दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता के द्वारा तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के द्वारा। देखो, दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश, अब मान लो प्रोसीडिंग में कोई एविडेंस नहीं लिया और हम लोग कह रहे हैं एविडेंस लो। मान लो हम लोगों ने कहा कि साहब प्रोसीडिंग में साहब इस आदमी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ये आज अनुपस्थित रहेगा, पर फिर भी कोर्ट आदेश क्या कर रही है कि साहब उसको पेश होना ही होना पड़ेगा। बता पा रहे हैं कि साहब वो आज पेश नहीं हो पा रहा है, या फिर ये एविडेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बावजूद भी वो ले रही है या नहीं ले रही है। तो ये कोई आदेश और निर्णय तो है नहीं, जजमेंट है नहीं। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो आदेश और निर्णय से थोड़ी सी अलग है। या अनियमितता के बारे में बात करें, वापस हम उसी कहानी पर आ रहे हैं, जब तनातनी हो जाए किसी भी मामले में और मजिस्ट्रेट साहब किसी भी कार्रवाई को नहीं करते हुए अंतिम रूप से अपने उसी रूप को इख्तियार करें जो वो मान रहे हैं, तो फिर हम इसे चैलेंज कहाँ करेंगे? रिवीजन। और रिवीजन किए जाने के बाद यदि कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाईकोर्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग को कोई आदेश दे देता है तो फिर वकील साहब ले जाके उस कागज को पटकते हैं मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट पर। ये लो, मैंने बताया था आपको इस तरह के।
तो हालांकि ये रिवीजन करना अपने आप में वकील साहब को सशक्त करने वाली बात नहीं है, ये रिवीजन करना ट्रायल के दौरान ही सर। हाँ ट्रायल के दौरान किसी भी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की वैधता को, अच्छा वैधता को मतलब हो गया कि पनिशमेंट दिया जा रहा है, मतलब जब सजा सुनवाई हो चुकी है और वकील साहब आवेदन कर रहे हैं कि सर सेक्शन नंबर 360 में इसे प्रोबेशन पर छोड़ा जाना चाहिए, मगर कोर्ट ने क्या किया, प्रोबेशन पर नहीं छोड़कर कोई आदेश दे दिया, चाहे पनिशमेंट का सेंटेंस का कितना भी दिया हो, इरेगुलरिटी उसमें आ गई है बिहेवियर में, तब इस रेगुलरिटी को रिफॉर्म करवाने के लिए क्या किया जा रहा है, रिवीजन करवा रहे हैं। वापस आ गए, क्या कर रहे हैं, किसी भी अभिलेख को, मतलब कोई भी रिपोर्ट, कोई भी अभिलिखित या कोई भी पारित किए गए किसी भी निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्यता के बारे में ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाही की नियमितताओं के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगवा सकता है और उनकी परीक्षा कर सकता है, और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाएगा, और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया है, जैसे कि अपील पर करते हैं अपन, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं या फिर बंद पत्र पर छोड़ देते हैं, जमानत पर छोड़ देते हैं। हो गया, नेक्स्ट पढ़ो जरा प्रमिला। हाँ स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण सभी मजिस्ट्रेट चाहे वे कार्यपालक हो या न्यायिक और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो या अपीली अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएंगे। तो क्या कह दिया इसने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भी कोर्ट के किसी आदेश को यदि रिवीजन करना है तो कहाँ किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स की तो रिवीजन वैसे भी कोर्ट ऑफ सेशन हो रही है। नेक्स्ट, उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शब्दों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। क्या कहा, इंग्लिश क्या कह रही है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे रिवीजन नहीं होगा। अब क्या होता है प्रमिला इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इंटरिम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर में क्या अंतर है? हाँ बताओ, अपन ने इससे पहले बात भी की थी। क्या है दीपक, इंटरलोकेटरी ऑर्डर और इंटरिम ऑर्डर? इंटरिम ऑर्डर तो सर जो कार्रवाई के दौरान कितने कार्रवाई के दौरान का मतलब हो गया फाइनल जजमेंट नहीं आया, आप उस तारीख को आए नहीं, कोर्ट ने कहा कि सर 500 रुपए का जुर्माना पेश करो, तो ये कौन सा ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। और इंटरलोकेटरी ऑर्डर कौन सा होता है खुशवीर, जब तक कोर्ट मतलब ये है कि साहब किसी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है या फिर मोटरसाइकिल पर डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर अपन प्रॉपर्टी और मोटरसाइकिल पर नहीं करके सिविल कंडीशन में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, जब तक कि कोर्ट अगला आदेश नहीं देते तब तक इस कार्यवाही को यथास्थिति बनाए रखो। यथास्थिति बनाए रखने का टेम्पररी इंजेक्शन है, तो टेम्पररी इंजेक्शन इंटरिम और इंटरलोकेटरी हो सकता है। क्या कहा, न्यायालय के द्वारा दिया गया एक ऐसा आदेश जो अगली कार्यवाही तक प्रभावित होगा या फिर अंतिम आदेश तक प्रभावित होगा, वो क्या है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। कार्यवाही के द्वारा दिया गया ऐसा आदेश जो तुरंत प्रभाव तक ही लागू होगा, वहां तक कि वो कौन सा ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है। क्या इंटरलोकेटरी ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर है? तो याद रखना इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी एक इंटरिम ऑर्डर ही है, मगर हर इंटरिम ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब इंटरिम ऑर्डर एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर एक छोटी टर्म है इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी शामिल है। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या है, न्यायालय के द्वारा दिया गया एक ऐसा आदेश जो तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक ये अगला आदेश नहीं दे दे या अंतिम विनिश्चय नहीं कर दे। ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज ए टाइप ऑफ इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी कितने भी हो सकते हैं। इंटरिम ऑर्डर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि साहब आपने उपस्थिति नहीं की, 500 रुपए का जुर्माना दो, तो ये उसी वक्त को प्रभावित कर रहा है। उस आदमी को पेश करो, ये भी इंटरिम ऑर्डर है। किसको, कि साहब किसी सम्मन को आदेश को पेश करो, या फिर इंटरिम ऑर्डर कि साहब ये एक्यूज पर्सन था, इसको जोड़ा नहीं किया, इसको भी लाओ, ये भी इंटरिम ऑर्डर है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जब तक कि न्यायालय कार्य आदेश नहीं दे, अग्रिम आदेश नहीं दे, तब तक इसकी प्रॉपर्टी को सीज रखो, दैट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। जब तक ये न्यायालय
अगला आदेश नहीं देते, इसको कहाँ का डाल दो, कस्टडी में डाल दो। ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। कब तक प्रभावित रहेगा? जब तक कि या तो अगला आदेश नहीं आ जाए या तब तक अंतिम कार्रवाई नहीं हो जाती। तो क्या जवाब है? सीपीसी क्या कह रही है? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का किसी भी तरह का कोई रिवीजन नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, या तो कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में किया जाएगा। मतलब एक टाइम पे या उसके आगे मतलब नहीं होगा? एक टाइम पे। अच्छा, फिर आप कहना चाह रहे हो कि यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने उसे खारिज कर दिया तो फिर अपन क्या हाई कोर्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, या तो कोर्ट ऑफ सेशन करो या फिर हाई कोर्ट में करो। पढ़ो जरा सेक्शन 398 नरेंद्र। जांच करने का आदेश देने की शक्ति किसी अभिलेख की धारा 397 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश जो धारा 203 या 204 की उपधारा 4 के अधीन खारिज कर दिया गया है। महेश, 204 की उपधारा 4 के अधीन खारिज कौन सा हुआ है? 204 के 4 में कौन सा खारिज हुआ है? जब कोर्ट फीस सुनवाई नहीं की। और 203 में कौन सा खारिज हुआ है? 203 तो परिवार को खारिज होने ही बता रहे कि साहब मैंने इंक्वायरी कर ली, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा। ठीक है, खारिज कर दिया गया है या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले की जो उन्मोचित कर दिया गया है अतिरिक्त जांच स्वयं करे अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के द्वारा कराए तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। परंतु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निर्देश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका। कौन से आदेश में कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 203 और 204 में परिवार को खारिज कर दिया। तो क्या ये जो अंतिम निर्णय था क्या था? परिवार को केवल खारिज करना था। हालांकि ये आदेश भी है, परिवार को खारिज करने का आदेश। तो इसको हमने क्या किया? रिवीजन किया और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट इस तरह के रिवीजन पर वापस ट्रायल करने के लिए नहीं, उस पर इंक्वायरी करने के लिए किसको करवा सकता है? सीजीएम को या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जांच और साक्ष्य ले सकता है, अपना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट सुन सकता है। तो इसमें वो डिस्चार्ज वाली बात है, तो डिस्चार्ज क्या ऑर्डर की भी रिवीजन कर सकता है परिवार? डिस्चार्ज के ऑर्डर की भी रिवीजन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक्यूज को क्या कर दिया? ओवरऑल फ्री कर दिया उसने इस वजह से। ठीक है, पढ़ो नलिनी सेक्शन 399। सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। देखो 399 में सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति है और 401 में तो दो सेक्शन है जो अल्टरनेट चलेंगे। 397 रिवीजन, 399 कोर्ट ऑफ सेशन, 401 हाई कोर्ट। पढ़ो। कि ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। 401 में उच्च न्यायालय की शक्ति है तो रिवीजन की पावर कोर्ट ऑफ सेशन की, हाई कोर्ट की सेम। जहां सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्यवाही उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है वहां धारा 401 की उपधारा 2, 3, 4 और 5 के उपबंध लागू के उपबंध जहाँ तक हो सके ऐसी कार्यवाही को लागू होंगे और उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाया जाएगा कि वे सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश है। इस बेटे सेक्शन ने 399 पूरी ढोल दी 401 कैसा जैसा वो होगा बस केवल शब्द चेंज करना है। नेक्स्ट, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया गया है वहाँ ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्यवाही उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। मना कर दिया। यदि कोर्ट ऑफ सेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर हाई कोर्ट के द्वारा नहीं की जाएगी। 400 को छोड़कर सेक्शन 401 पे आ जाओ सीधा। उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्ति। पढ़। दीपक पढ़ो। ऐसे किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या जिसके उससे अन्यथा जानकारी हुई है वह धाराएं 386, 389, 390, 391 और अपील न्यायालय को या धारा
307 द्वारा सेशन न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का संविधानानुसार प्रयोग कर सकता है। और जब न्यायाधीश जो पूर्ण निरीक्षण न्यायालय में पीठासीन है राय में समान रूप से विभाजित है, तब मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा। नगमा सेक्शन 307 क्या कहता है? 307 क्या कहता है? अरे आईपीसी ने अच्छा वैसे 307 आईपीसी क्या है? 307 आईपीसी आपराधिक मानव अटेम्प्ट अटेम्प्ट टू कल्पित होमोसाइड, हाफ मर्डर जिसको हाफ मर्डर कहते हैं। हाँ 307 क्या है जीतू? नहीं CRPC का 307 सह अपराधी को क्षमादान और सह अपराधी किसे कहते हैं? जिसका साथ साथ ट्रायल चले उसे क्या कहते हैं दीपक? वो तो सह अभियुक्त है। सह अपराधी कौन? वो भी यही कह रहे हैं। मिला सह अपराधी, इंग्लिश में हम जिसे कह रहे हैं को एक्यूज या अकम्प्लिस। और क्या अकम्प्लिस का एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है या कॉम्पिटेंट एविडेंस है? जीतू एविडेंस संपुष्टि का साक्ष्य अवैध नहीं कर देगा अगर वो इस आधार पे अवैध नहीं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ना सह अपराधी कौन है? सह अपराधी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपराधी व्यक्ति के साथ अपराध करने में अपनी भागीदारी निभाई है, वो व्यक्ति सह अपराधी है। सह अभियुक्त कौन है? किसी एक अपराध को करने में 2 या 2 से अधिक आदमियों ने सहयोग किया हो और उन सभी को एक साथ डिटेन कर लिया हम लोगों ने, जिन पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुकी है, अब ट्रायल चल रहा है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के पहले की स्थिति तक तो वो क्या है? सह अपराधी। और सह अपराधी होने तक की स्थिति में वो कोर्ट में या पुलिस थाने में आकर ये बात कह सकता है कि सर मैं परिस्थितियों से सारे जिससे परिचित हूँ, उसको आपको अवगत करवाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को किस में शामिल कर लो? अप्रूवल में, गवर्नमेंट अप्रूवल जिसे हम कहते हैं सरकारी गवाह में शामिल करो। जब ये बात ये मान लेता है तो कोर्ट क्या कर सकती है? उसको क्षमादान दे सकती है कि आपको इस शर्त पर क्षमादान दी जा रही है कि आप परिस्थितियों से जो आप परिचित हैं उससे हमें अवगत करवाने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। अब उस आदमी को क्या माना जाएगा? सह अपराधी, एक विटनेस माना जाएगा और उसकी ट्रायल विटनेस के रूप में होगी। जबकि 2 से अधिक आदमियों को हमने गिरफ्तार कर लिया और हमें किसी सह अपराधी की जरूरत नहीं है, बात प्रूफ हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर अब इन दोनों व्यक्तियों का ट्रायल जो चल रहा है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इन दोनों व्यक्ति को हम कह रहे हैं सह अभियुक्त, को एक्यूज्ड। क्या को एक्यूज 2 आदमी एक साथ में चल रहा है? इस को एक्यूज के द्वारा कहा जाता है कि साहब हम दोनों ने मिलकर उस आदमी की हत्या की है, तो इसके विटनेस, इसकी गवाही पर इस आदमी को सजा दे सकते हैं हम। तो सेक्शन नंबर 30 इंडियन एविडेंस एक्ट कह रहा है कि यदि इन दोनों की ज्वाइंट ट्रायल चलती है तब फिर कोर्ट क्या कर सकती है? इस आदमी की बात को विचारण में ले सकेगी कि साहब वास्तव में हम इसको इसके बात पर सजा दें या नहीं दें। यदि इन दोनों की ज्वाइंट ट्रायल नहीं है और सेपरेट ट्रायल चल रही है तब फिर सेक्शन नंबर 30 कहना है कि नहीं नहीं नहीं, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। अब सवाल ये है कि एक्यूज है ये आदमी, 2 या 2 से अधिक आदमी, और ये आदमी है सह अपराधी, और सह अपराधी कह रहे हैं कि साहब हम सब ने मिलकर ऐसा अपराध किया था, पर ये अभी एक्यूज नहीं है। ये कौन है? विटनेस। ये विटनेस बन चुका है। इसके द्वारा दी गई एविडेंस पर इस आदमी को हम दोषी कर सकेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 133 ये कहता है कि कोई भी दोष सिद्धि केवल इस बात पर अवैध नहीं होगी कि सह अपराधी के द्वारा दी गई, सह अपराधी के द्वारा बिना संपुष्टि के किसी बात को किसी एक्सेप्ट किया गया। ये 133। और सेक्शन नंबर 307 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 307 और 306 जो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, 306 कहता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान, जबकि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान किसी भी व्यक्ति को इन कंडीशंस को डिस्क्लोज किए जाने की स्थिति में समाधान दे सकता है। और सेक्शन 307 समाधान दिए जाने की पावर कोर्ट ऑफ सेशन, इस देखना ये रहा 307। क्या हाई कोर्ट समाधान दे सकता है? लिखा हुआ है 307 की शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता है। तो रिवीजन के समय यदि उसको कोई विटनेस को परिस्थितियों से क्लियर करवाए जाने की बात सामने आई है तो क्या रिवीजन की स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन पार्डन दे सकता है?
हाँ दे सकता है यदि वो सेक्शन नंबर 401 की कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, आगे चलो, कौन पढ़ रहा था? इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक न किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि यदि हम किसी आदमी को रिवीजन में उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो जिस आदमी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसको सुनने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस धारा इसको इम्पोर्टेंट करना सब सेक्शन नंबर 3 को। इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी। यदि रिवीजन किया गया है किसका? एक्विटल का तो रिवीजन में एक्विटल को हम कभी भी कन्विक्ट नहीं करेंगे, जबकि डिस्चार्ज को कंसिडर किया जा सकता है। याद रखना, अभी हम लोगों ने देखा या तो उन्मोचित कर दिया गया या खारिज कर दिया गया, तब तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लो दोष मुक्ति से दोष सिद्धि में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और हमने किसी आदमी के दोष मुक्ति की स्थिति में क्या लगाई थी? अपील लगाई थी। तो नहीं, सॉरी, हमें किसी दोष मुक्ति की स्थिति में क्या आदमी को कन्विक्शन करवाना, उसकी एक्विटल को खारिज करवाना है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? अपील करनी पड़ेगी। और अपीलेंट कोर्ट की पावर क्या होती है? किसी भी एक्विटल को कन्विक्शन में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 4 जहाँ इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु तो अपील की नहीं जाती है, वह उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पूर्ण निरीक्षण की कोई कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। याद रखना क्या हुआ है, ये बहुत मतलब एक हास्यास्पदात्मक व्यवस्था है। अपील हो सकती थी और उसने अपील और उसने रिवीजन पेश किया। अब कोर्ट उसको किस तरह से कंसिडर करेगी? जैसे कि उसने अपील की है, पूर्ण निरीक्षण नहीं किया, यही कह रहा है। संहिता के अधीन क्या चीज? वो तो 5 वो 5 है क्या? इसमें तो अच्छी मना बात कर दिया है, गया। ठीक है। संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु कोई अपील नहीं की है, वह उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता है पुनरीक्षण की कार्रवाई ग्रहण नहीं की जाएगी। मतलब ये है कि पुनरीक्षण उसी मामलों का होगा जिसमें अपील नहीं होती है। ये क्लियर हो गया, एक तो अपन इसी को ढूंढ रहे थे। सबसेक्शन 5 जहाँ इस संहिता के अधीन अपील होती है, ये सबसेक्शन 5 हास्यास्पदात्मक व्यवस्था है कि अपील हो सकती थी मगर अपील नहीं करके उसने रिवीजन किया और अब क्या कोर्ट उसको मानेगी? हाँ, जहाँ इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति का पूर्ण निरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय के समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उसमें कोई अपील नहीं होती है और न्यायालय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय पूर्ण निरीक्षण के लिए आवेदन की को अपील की अर्जी मान सकता है और उस पर तदनुसार कार्य कर सकता है। देखो, इसमें सवाल ऐसा बन सकता है कि साहब अपील हो सकती थी, उसने अपील नहीं की, रिवीजन किया, उसका ऐसा मान सकता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। और मेंटोस क्वेश्चन क्या है इसका? तो ये तो साधारण थिंकिंग होती है, मेंटोस थिंकिंग होती है। और मेंटोस क्वेश्चन क्या है इसका? कि किस आधार पर, मतलब कोर्ट को क्या लगेगा कि तब उसको रिवीजन की एप्लीकेशन को नहीं, सॉरी, हाँ, रिवीजन की एप्लीकेशन को अपील की एप्लीकेशन मानेंगे। न्याय हित में ऐसा जरूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये मेंटोस क्वेश्चन है सेक्शन में। आगे मुस्कान, हमारे चैप्टर भी खत्म हो गया। कल सेक्शन 406 से करने वाले खत्म।